नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। हफ्ते के पहले दिन आज आपको एक बार फिर से प्रदेश के सियासी हाल से रूबरू कराएंगे। आज आपको एक बार फिर से बताने की कोशिश होगी कि किस तरीके से प्रदेश में सियासत का हाल है और किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। और साथ ही साथ इन तमाम चीज़ों के साथ हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि किसान आंदोलन का हाल कैसा है और किसान आंदोलन को लेकर बयानबाजी का सिलसिला किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि जो तमाम अमेंडमेंट, जो संशोधन सरकार की तरफ से किए गए हैं वो काफ़ी है। किसान भाइयों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो संशोधन किए गए हैं वो नाकाफ़ी है और हमारी एक मांग है कि 3 कानूनों को रद्द किया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं प्रदेश का सियासी का हाल। नमस्कार। सियासी गलियारे में एक बार जो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो शुरुआत मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट को लेकर है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से नगर निगम चुनाव को लेकर के बातें कही हैं, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर बातें कही हैं, वो बात अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। दरअसल नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी प्रचार में जुट गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत पहुंचे। बीजेपी के मेयर के प्रत्याशी को, इसके साथ साथ जो तमाम उम्मीदवार यहां से खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिषद को लेकर, वो उनके पक्ष में प्रचार कर रहे थे। साथ ही साथ जो विरोधियों की तरफ से प्रत्याशी उतरे हैं मैदान में, उनको भी निशाने पर ले रहे थे। हरियाणा में नगर निगम चुनाव और नगर परिषद के चुनाव को लेकर सभी पार्टी प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। बीजेपी पार्टी निगम चुनाव को लेकर लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सांसद रमेश कौशिक समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी ललित बत्रा समेत 20 प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील की। साथ ही कहा कि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और अगर निगम में भी बीजेपी का प्रत्याशी चुना जाता है तो शहर की जनता को लाभ मिलेगा। हम विश्वास दिलाते हैं कि इस शहर के नगर निगम का जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया गया है, उसके अनुसार यहाँ सारे कार्यक्रम कराए जाएंगे, काम कराए जाएंगे और जो भी सहयोग प्रदेश सरकार की ओर से अपेक्षित है उसको पूरा किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में काम करने वाली और ईमानदार लोगों की टोली को चुनकर शहर को भ्रष्टाचारियों से दूर रखें और शहर के विकास कार्य को आगे बढ़ाएं। हम मुकाबला ही कर ले प्रत्याशियों का, तो एक तरफ तो वो बदमाश प्रत्याशी, क्या नाम है, निखिल मदान, निकलमान है। उसका इतिहास सबको पता है, उसके परिवार का इतिहास सबको मालूम है। यानी वर्षों या जो गलत काम करने वाले लोग उनके केंद्र बिंदु बने रहे हैं वर्षों से, और उसी में से यहाँ के लोगों को निचोड़कर और अपने व्यवसाय को मुंबई, दुबई, कहां तक लेके गए, जेलों के चक्कर काट के आए हुए हैं। आज ये लबादा पहन लिया कि मैं चुनाव लड़ करके सेवा का काम करके और शायद अपनी वो जो छवि है उसको साफ सुथरा कर लो। ये छवि होती नहीं है। तो वहीं किसानों के आंदोलन पर सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस ने किसानों को गुमराह करने का काम किया है। ये वही कानून है जो कांग्रेस खुद अपनी सरकार में लेकर आने वाली थी, लेकिन पीएम मोदी किसानों के हित के लिए कानून लेकर आए। जो चीजें खुद करने वाले थे कभी, जो इन्होंने आवाजें उठाई, आज वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिया। जो कि नरेंद्र मोदी ने कर दिया इसलिए खराब हो गया। यानी विपक्ष में रहते हुए किस सीमा तक आदमी जा सकता है, सीमाएं तोड़ी है।
बहरहाल नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा तो जरूर कर रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि 27 तारीख को प्रदेश की जनता किसके हक में फैसला करती है। जनता टीवी के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं किसानों के मुद्दों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन सिवन ने। किसान आंदोलन सर लगातार जारी है। आप 25 दिन से चल रहे इस किसान आंदोलन को अब किस स्टेज पे देखते हैं? चूंकि किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में आपकी किसानों से अपील क्या है और आप जो केंद्र सरकार के साथ 6 दौर की बातचीत हुई है उस सबका लबोलब आप कहाँ क्या देखते हैं? देखिए, एक बात तो साफ है, जितने भी मुद्दे किसान जत्थेबंदियां लेके आई थी सबका समाधान हो गया है। अब तो आप जो बात करें ना, पीछे हटने वाली बात, वही एक मुद्दा है। और जब समाधान की तरफ चीज़ें चले जाती हैं तो पीछे हटना भी ताकतवर बात होती है, क्योंकि केवल आंदोलन करना महत्वपूर्ण बात नहीं होती, आंदोलन को वापस लेना भी महत्वपूर्ण बात होती है। सफल आंदोलन करके वापस लौटना भी उतनी बड़ी बात होती है। तो इसलिए जो भी मुद्दे उठाए गए थे, आपको ध्यान होगा एमएसपी पर एक शक पैदा कर दिया था, तो केंद्र सरकार कह रही है भाई हम लिख के दे देंगे। तो इसलिए वो बात अब जो जत्थेबंदियां कह रही थी वो बात आ गई है उस नाते से। इसी तरह से आप एक बात आई थी कि भाई मंडियां फेल हो जाएंगी। क्यों फेल हो जाएंगी? तो मार्केट फीस बाहर 0 कर दी, मंडियों में तो पंजाब में 6% है, पंजाब ने ज़्यादा चिंता दिखाई थी। तो अब ये भी स्टेट पे छोड़ दिया कि मार्केट फीस बाहर कितनी करनी वो स्टेट ही तय कर लेगी। एक तरह से इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन अब स्टेट पे आ गया। फिर एक शंका जताई थी कि व्यापारी कोई बाहर व्यापार करेगा और व्यापार करके कहीं भग ना जाए, तो ये भी स्टेट पे छोड़ दिया कि बाहर व्यापार करने वाले व्यापारी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इसी तरह से एक शंका ये थी कि एसडीएम कहीं सेठ के प्रभाव में ना आ जाए किसान की तुलना में, तो ये भी कह दिया कि भाई आपको सिविल कोर्ट जाना है तो सिविल कोर्ट चले जाओ, एसडीएम पे जाना है एसडीएम पे जाओ। एक शंका पैदा की गई कि बड़े बड़े व्यापारी किसानों की ज़मीनें ले लेंगे। तो भैया साफ लिखा हुआ है कि दूध का सौदा होगा, भैंस का नहीं होगा, उत्पाद का सौदा होगा, ज़मीन का नहीं होगा, और ज़मीन पर कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो, इसकी गारंटी पहले ही कानून में लिखी गई है। उसमें भी एक शंका उठाई गई कि मान लो कोई व्यापारी स्ट्रक्चर बनवा देता है और स्ट्रक्चर पर लोन ले लेता है तो फिर किसान क्या करेगा? तो ये अब लिख दिया भी स्ट्रक्चर पर कोई व्यापारी लोन भी नहीं ले सकेगा। तो मुझे लगता है कि मुद्दों का तो सारा समाधान हो गया। अभी भी कोई बात बची है तो केंद्र सरकार ने फिर से कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। इतना लचीलापन, इतनी संवेदनशीलता जो केंद्र सरकार दिखा रही है, उसके बाद मुझे लगता नहीं कि कोई मुद्दा उस प्रकार का बचा है। अब तो केवल जो आपने शब्दावली इस्तेमाल की, पीछे हटने वाला विषय, तो मैं ये मानता हूँ कि गांधी जी भी सफल आंदोलन करते थे, वापस लौटते थे। राम जन्मभूमि का भी सुंदर प्रसाद ने कई बार आंदोलन किया और आंदोलन करके वापस भी लौटे। आप वापस लौटने में भी, सफल आंदोलन के बाद वापस लौटने में भी बड़ी सफलता होती है। ठीक है, किसान मान लीजिए जो ये शंकाएं दूर की गई, इनके आधार पर पीछे नहीं हटना चाहते, वो अपना धरना आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। लेकिन सर, सरकार का जिस तरीके का रुख है इस पूरे मामले में, किसान धरने पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके तमाम पार्टी के बड़े नेता जो हैं या मंत्री हैं वो लगातार इस तरह बयानबाजी कर रहे हैं। किसान आंदोलन को और ज्यादा आक्रोशित जो है उनकी बयानबाजी जो है वो कर रही है। इस तरीके की बयानबाजी क्या फिर सरकार की तरफ से उचित है? नहीं, किसकी ऐसी बयानबाजी है? कभी चीन पाकिस्तान का समर्थन बताया। बहुत विनम्रता के साथ बात कर रहे हैं, बहुत नम्रमी और संवेदनशीलता से बात कर रहे हैं। एक मंत्री ने जो ऐसा कहा तो आप जाकर कैप्टन अमरिंदर जी से पूछिए कि वो अमित शाह जी को क्या कह के आए। क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि बाहर से खतरा है? एमएसपी पर गारंटी क्या पक्षधर है? एमएसपी पर गारंटी देना किसान के हित में है क्या? देखिए, केंद्र सरकार लिखित में आश्वासन दे रही है और मैं तो उस राज्य से आ रहा हूँ जिसने एमएसपी गारंटी जैसा माहौल उत्पन्न किया है। कई तो केवल झूठ बोल रहे हैं, वो खरीद ही नहीं रहे हैं। पंजाब ने, राजस्थान ने बाजरा खरीदा ही नहीं, हमने खरीदा, यही तो एमएसपी गारंटी है। हमने यहाँ पर धान खरीदा, गेहूं खरीदा, फसल के उत्पाद के समय खरीद लेना, भावांतर भरपाई हम दे रहे हैं। हम एमएसपी पे खरीद के मामले में सबसे आगे परंपरा में बढ़े हैं, क्योंकि उस प्रकार की शब्दावली तो अब आई है ये उभर कर, लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहे वो इसकी बात कर रहे हैं।
तो जो स्वामीनाथन को 6 साल अपने पैरों नीचे दबाए बैठे रहे, हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट को पैरे तले दबाए बैठे रहे, ये अपराधी हैं स्वामीनाथन के। और आज वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं किसानों के मामले में। किसानों को पता है कि ये तुम्हारे मामले में कितने निकम्मे लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों को कभी अठन्नी उसके खाते में नहीं दी। मोदी जी 6-6 हजार रुपए दे रहा है, फसल बीमा जो है करके दिया है। ये किसान हित से नहीं है कांग्रेसी, ये तो केवल और केवल किसानों की बात करके सदा इन्होंने राजनीति की, किसानों का कभी भला किया नहीं। सवाल है, किसानों से क्या अपील है? बॉर्डर पर बैठे किसानों से देखिए, जब कोई आपका मुद्दा पूरा हो जाए तो जो आपकी ताकत किसी आंदोलन करने में होती है, उससे भी बड़ी ताकत आंदोलन को वापस लेने में होती है। क्योंकि गांधी जी भी आंदोलन करते थे, बार बार वापस लेते थे। विश्वेंद्र प्रसाद ने राम जन्मभूमि के बड़े बड़े आंदोलन किए, वापस भी लिए। क्योंकि आपकी सामर्थ्य ही जो है उस बात से प्रकट होती है जब आप आंदोलन वापस लेते हो। तो ये हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ थे। धनखड़ साहब ने कहा है कि जो आंदोलन करने के लिए ताकत चाहिए, वही ताकत वापस आंदोलन को लेने के लिए भी चाहिए। और उन्होंने किसानों से कहा है कि जो उनकी शंकाएं थी उसके ऊपर सरकार से सहमति बनी है और अब आगे भी सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ऐसे में किसानों को अब अपनी ताकत जो आंदोलन करने की थी उसी को दिखाकर जो आंदोलन वापस है वो लेने पर विचार करना चाहिए। जी, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को आपने सुन लिया। अब बात करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री की, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है, जिनके बेटे भारतीय जनता पार्टी के टिकट से संसद का चुनाव उन्होंने लड़ा, सांसद के तौर पर चुने गए। जी हाँ, बात पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की। बीरेंद्र सिंह किसानों को खुले तौर पर अपना समर्थन दे रहे हैं और सरकार से उन्होंने कहा है कि बातचीत से समाधान का जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालिए। तो वहीं उन्हीं के बेटे बृजेंद्र सिंह का मानना है कि किसानों को आगे आना चाहिए, क्योंकि समस्या का समाधान संवाद से ही निकलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने अपनी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर समर्थन दे दिया है। बीरेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर अपना खुलकर समर्थन देते हुए कहा, इन कानूनों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। कि सरकार बात करना नहीं चाहती या किसान बात नहीं करना चाहते, बात करने की इच्छा दोनों की है, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हो वो तभी हो जब ये हो भाई कि जो बात होगी वो फाइनल होगी। ये बात हो सकती है, मैंने कहा भी है। मैंने कहा 6 राउंड की बात हुई, लोग कहते हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मैंने कहा बैठ के 7वें राउंड में कर लो फैसला। वैसे तो करना हो तो फर्स्ट राउंड में भी हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो नीचे नीचे किसानों के साथ भी चल रही है कि भाई इन चीजों का समाधान निकालो। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार और किसानों के बीच जब तक भरोसा नहीं कायम होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। कि ये एक अविश्वास की भावना बन गई। किसान सरकार पे विश्वास नहीं कर रहा, सरकार किसान को विश्वास पूरा नहीं दिला रही। इस स्थिति में सबसे पहले, अब आपके सवाल का जवाब है, सुन लेना। इस स्थिति में सबसे पहले विश्वास की बहाली जरूरी है। रिस्टोर ऑफ ट्रस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जब ये भावना बन जाती है और विश्वास एक दूसरे में बनता है, तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो संवाद है, डायलॉग। डायलॉग से ही सारी समस्याओं का निदान होता है। वहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच संवाद जारी रहना चाहिए, क्योंकि समाधान उसी से निकलेगा। सरकार ने जो पेशकश की है बातचीत की, बीच में भी की थी, पहले भी की थी और अब फिर दोबारा से की है, तो मेरा यह मानना है कि किसानों के जो संगठन है उनको उसको आगे लेकर चलना चाहिए और सरकार के साथ जल्द से जल्द वार्ता को आगे बढ़ाना चाहिए। किसानों को लेकर जहां पिता बीरेंद्र सिंह उनके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बातचीत से समाधान निकालने की बात उन्हीं के बेटे और सांसद बृजेंद्र सिंह कह रहे हैं। खैर, राजनीति में हर बयान के अपने मायने होते हैं। भले ही बीरेंद्र सिंह किसी भी चुनाव को लड़ने से मना कर चुके हों, लेकिन बयानबाजियां अभी भी जारी है। जनता टीवी के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। में क्या रंजीत चौटाला के आवास का घेराव करने जा रहे किसानों को रास्ते में ही रोक लिया गया।
सड़कों पर किसानों ने उसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस बैरिकेड के पीछे ये भूमन शाह चौक की खाली सड़क प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला के घर जाती है, लेकिन पुलिस ने इस सड़क पर बैरिकेड लगा दिए हैं और बैरिकेड इसलिए लगाए हैं क्योंकि किसान कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला के द्वार पर जाना चाहते थे, अपनी बात सुनाना चाहते थे, अपना रोष जताना चाहते थे। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला के घर जा रहे किसानों को पुलिस बैरिकेड का सामना करना पड़ा, तो किसानों ने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने समझाया, लेकिन किसानों ने एक ना सुनी और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों का कहना था कि वो रणजीत चौटाला के घर जाकर रोष जताना चाहते हैं। किसानों का कहना था कि रणजीत चौटाला को किसानों के साथ खड़ा होना था। उन्हें हमने आजाद उम्मीदवार के तौर पर जिताया था, लेकिन वो किसानों के साथ नहीं खड़े हुए। इन्होंने इसे सरकार के खिलाफ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੀ ਸੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਤਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ। एक तरफ किसान मंत्रियों का घेराव कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने खुले दिल से कह रखा है किसान बातचीत के लिए सामने आए, सरकार कानूनों में प्रावधान के लिए तैयार है। पर किसान बातचीत के लिए न वक्त दे रहे हैं और न सरकार के दिए वक्त पर आने को तैयार है। शायद किसानों को भी समझना चाहिए कि समाधान निकलेगा तो सिर्फ बातचीत से ही। जनता टीवी के लिए सिरसा से नंद सैठी की रिपोर्ट। और इस किसान आंदोलन की पल पल की अपडेट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पल पल के अपडेट के लिए ग्राउंड जीरो पर लगातार जनता टीवी की टीम मौजूद है। पिछले कई दिनों से लगातार हमारी टीम 24 घंटे वहां पर तैनात है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन की अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। इस बीच जब हमारे संवाददाता ने एक किसान से बात की तो उनकी अंग्रेजी सुनकर हर कोई चौंक गया। सरकार की तरफ से कल चिट्ठी लिखी गई थी, उसमें बातचीत को आगे बढ़ाने की बात की गई। आज फिर ये जवाब दिया गया है कि सरकार की तरफ से कि किसान जो संगठन है, जो किसान संगठनों के प्रतिनिधि हैं, वो आपस में बातचीत कर लें और तारीख बता दें सरकार को। उसी तारीख को बातचीत के लिए विज्ञान भवन में सरकार और किसान का जो डेलीगेशन होगा उसके बीच बातचीत होगी। तो ये जाहिर तौर पर एक बड़ी खबर है कि अब ऑन टेबल एक बार फिर से सरकार और किसान आ सकते हैं। फिलहाल एक बातचीत के सरकार ने कहा है कि बातचीत को फिर से आगे बढ़ाया जाए। किसान संगठन जो है, जो नेता है, वो बैठक कर बातचीत कर तारीख तय कर लें। तो क्या सरकार जिस तरह से बातचीत को आगे बढ़ाना चाहती है उस पर राजी होंगे किसान? I do agree for that. I am O.P. Daya. I am ex-serviceman and moreover I am farmer also. I can do agree for this thing because unless we will not talk together, Haryana and Punjab, all this is a matter of actually all India peoples. So until unless we will not talk together, the solution will not be come out. So it can be socialized. It can be solved in that manner only. So we have to come across that. So we are the farmers of that Haryana. So we are ready to. आप कह रहे हैं बातचीत से ही मसला सुलझेगा, बातचीत के लिए ऑन टेबल आना होगा। हाँ, yeah, I do agree to your point. You tell any good thing to me. You have given good suggestion to us. So the media is the fourth leg of this democracy. So I am the part of it. If you will help us out, so we can go back to our homes. If solution will come out, then only we will go back to our homes. Otherwise, we will not go back to our homes. Dead bodies will go back to our home. जी, कौन कहता है कि किसान पढ़े लिखे नहीं है? ये तस्वीर उसकी एक बानगी पेश कर रही है। इधर किसान आंदोलन के बीच एसवाइल का मुद्दा भी तूल पकड़ता जा रहा है और इस पर अब सियासी बयानबाजियां भी तेज हो रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए एसवाइल पर सरकार का रुख क्या है और क्यों यह मुद्दा इतनी तेजी से उठाया जा रहा है। एसवाईएल को हरियाणा और पंजाब की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन किसान आंदोलन के बीच, किसानों के धरने के बीच
एसवाईएल के मुद्दे का तेजी से उछलना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। विपक्ष की किसानों के मुद्दे पर बुलंद होती आवाज के बीच हरियाणा सरकार का पंजाब सरकार के एसवाईएल का पानी मांगना किसान आंदोलन और हरियाणा की सियासत को अलग मोड़ पर लाकर खड़ा करता है। और इन सब के बीच अब बयानबाजियां एसवाईएल पर भी होने लगी हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल सांगवान ने एसवाईएल पर सरकार का ही घेराव कर दिया और कह दिया कि किसान आंदोलन के बीच बाधा डालने के लिए एसवाईएल के मुद्दे को ढाल बनाया जा रहा है। एसवाईएल अब याद आएगी इनको, अभी याद आए कितने साल हो गए, 6 साल हो लिए सरकार बने, एसवाईएल जब कहाँ चली गई थी। तो एसवाईएल तो बीच में जो है ना इस सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए बनाया है ये मुद्दा, और कोई मुद्दा नहीं है। एसवाईएल तो कभी करवा लो, तुम्हारी सरकार है, सेंटर में सरकार, स्टेट में सरकार। जेजेपी भी भले ही सरकार की साथी हो, लेकिन सतपाल सांगवान एसवाईएल पर सरकार को ही घेर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का कहना है कि हरियाणा को एसवाईएल का पानी देने से पंजाब और हरियाणा के बीच रिश्ता गहरा हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि वर्षों से जो पानी पंजाब से नहीं मिला है, आज बड़ा भाई हमारे पास आया हुआ है और हम बड़े भाई को बड़े विनम्रता से कहते हैं कि भाई हमारा पानी भी है, वो भी दे दो, आप भाव लेने आए हो, ठीक बात है, लेकिन भाव के साथ साथ पानी का भी वही रोल है, भाव के साथ साथ कि आप हमारा पानी दे दो भाई, तो इससे तो एकता बढ़ने वाली है। ओपी धनखड़ ही नहीं बल्कि कृषि मंत्री जेपी दलाल भी कहते हैं कि हरियाणा के सभी नेताओं को साथ आकर एसवाईएल के पानी के लिए पंजाब सरकार से मांग करनी चाहिए। हरियाणा को हरियाणा का हक मिलना चाहिए और हरियाणा के सभी नेताओं से मेरी प्रार्थना है, जिस तरह से पंजाब के किसानों के साथ एसवाईएल के मुद्दे पर वहाँ के सारे दल इकट्ठे हो गए थे, हरियाणा के हर एक नेता को उसी तरह से, जिस तरह से पंजाब के लोग इकट्ठे हुए, सर्वदलीय बैठक हुई, इसी तरह से करके हरियाणा को किसानों का हित देखना चाहिए। जो और मुद्दों का समाधान होगा उसके साथ में हमारा भी समाधान हो सकता है। एसवाईएल और किसान आंदोलन दो अलग मसले भले हों, लेकिन हरियाणा में अब ये दोनों मुद्दे ही एक कश्ती में सवार हो गए हैं। किसानों की मांग पर पंजाब सरकार केंद्र सरकार पर हमला बोलती है, तो हरियाणा सरकार एसवाईएल को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूकी। रिपोर्ट जनता टीवी। और राजनीति की तमाम खबरों के बाद एक ऐसी खबर जो जुड़ी हुई राजनीति से है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान, एक बहुत बड़ी क्षति। मोतीलाल वोहरा इस दुनिया में नहीं रहे। 93 साल की उम्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोहरा ने आखिरी सांस ली और सभी ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोहरा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। खराब सेहत की वजह से मोतीलाल वोहरा को रविवार रात फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में भर्ती करवाया गया और रविवार को ही उनका जन्मदिन भी था। मोतीलाल वोहरा के निधन के बाद पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस का झंडा आधा झुकाया गया। हाल ही में मोतीलाल वोहरा कोरोना वायरस से भी संक्रमित हुए थे। कोरोना संक्रमण की जानकारी मिलने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। दरअसल मोतीलाल वोहरा ने कई सालों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया और बाद में 1968 में राजनीति में प्रवेश किया। लंबे समय तक कांग्रेस कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोहरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। वोहरा इसी साल अप्रैल तक कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य भी रहे थे। मोतीलाल वोहरा गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। साल 2018 में बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने मोतीलाल वोहरा से कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए अहमद पटेल को सौंप दी थी। मोतीलाल वोहरा का जाना कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि 2 दशक से भी ज्यादा कांग्रेस के साथ जुड़े रहे मोतीलाल वोहरा अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा से सियासी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। एक बार फिर से आपको बताएंगे कि प्रदेश का सियासी पारा किस तरीके से ऊंचा उठ रहा है। अभी के पेशकश में इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।